हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज वर्किंग, इट इज एक्सेसिबल टू यू। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसा आप इस थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं, टाइटल के ऊपर देख रहे हैं, तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीबी के पेपर के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम शुरू करें। इफ डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड, सूट कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर गेटिंग इट प्रॉपरली स्टैम्प्ड। अगर हमने कोई लोन डॉक्यूमेंट लिया, लोन सैंक्शन करते समय अगर ये प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है तो उस केस में सूट हम फाइल कब करेंगे? जब उसको हम प्रॉपरली स्टैंप करवा लेंगे। तो दीज कैन बी, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो लेट अस सी दोज स्टेटमेंट्स। सो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ये डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट प्रोमिसरी नोट हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट शेयर ट्रांसफर डीड हो सकती है, ये डॉक्यूमेंट मनी रिसीट हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रॉपरली हमें स्टैंप करवाना होगा, उसके बाद ही हम फाइल सूट कर सकते हैं। हमने बताना क्या है? विच ऑफ दिस कैन नॉट बी गॉट वैलिडेटेड इवन ऑन पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी। इनमें कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम स्टैंप ड्यूटी पे करने के बावजूद भी वैलिडेट नहीं करवा सकते? तो ये हमने आंसर बताना है। तो ये हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं आंसर के लिए। ए सी डी ई एफ, बी सी डी एफ, ए बी डी एफ या ऑल। तो हमने बताना है इनमें से किसको वैलिडेट नहीं करवाया जा सकता इवन ऑन पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी। तो चलिए सभी को एग्जामिन करिए। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो देख लें किन किन को करवाया जा सकता है। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है ड्यूटी को, कुछ स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। तो देख लेंगे इनमें किस किस को रीवैलिडेट करवाया जा सकता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी अगर नहीं है तो उसको करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा आंसर ए है, करेक्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज को, इसको करवाया जा सकता है। किसी ज़माने में नहीं करवाया जा सकता था लेकिन अब इसको करवाया जा सकता है। प्रोमिसरी नोट, इसको करवाया जा सकता है। शेयर ट्रांसफर डीड, इसको भी करवाया जा सकता है। मनी रिसीट यानी कैश रिसीट, इसको भी करवाया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको भी करवाया जा सकता है। यानी ये तो सारे के सारे ही करवाए जा सकते हैं। हमने आंसर देना है विच कैन नॉट बी, तो हमारा आंसर बन जाएगा नन। तो इनमें से तो कोई ऐसा नहीं जिसे नहीं करवाया जा सकता, ये तो सारे के सारे हैं जिनको करवाया जा सकता है। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑल नहीं बनेगा। यहाँ पे कैन नॉट नेगेटिव में आंसर हमें प्रोवाइड करना है और वो नेगेटिव से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर 5 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। यस, इट इज नंबर 5। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स। सो बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के डिफरेंट टारगेट्स हैं। तो देखें क्या क्या ये टारगेट्स हैं। एग्रीकल्चर 18% ऑफ एएनबीसी सीईओबीई है। एमएसएमई 7.5% एएनबीसी सीईओबीई है। कमर्शियल बैंकों के लिए वीकर सेक्शन 10% ऑफ एएनबीसी सीईओबीई है। प्रायोरिटी सेक्टर लोन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनका टारगेट 40% ऑफ एएनबी सीईओबीई है। आरआरबी वीकर सेक्शन का टारगेट 15% ऑफ एएनबीसी सीईओबीई है। इनमें से हमने बताना है सही कौन से बताए गए हैं,
सो विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ए एंड ई ये करेक्ट हैं, ए एंड बी ये करेक्ट हैं, ए सी डी ये करेक्ट हैं, या ए बी सी ई ये करेक्ट है। तो सभी को एग्जामिन करिए और फिर बताइए कौन से आपको ऑप्शन करेक्ट लगती है। यस, रीड करिए ऑल ऑप्शंस को केयरफुली, फिर एग्जामिन करें कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सो सबसे पहले एग्रीकल्चर 18% ऑफ ए एन बी सी और सीईओ बीई। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, इसमें बस ये इतना सा ध्यान रखना है, विच एवरेज हायर ये सभी के साथ लगेगा। इन दोनों के बीच में जो चॉइस रहेगी विच एवर हायर की रहेगी, इसको हम सही ले रहे हैं। देन एमएसएमईज के लिए 7.5% ऑफ एएनबीसी। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एमएसएमई के लिए कोई टारगेट नहीं। अगर टारगेट है तो वो केवल माइक्रो एंटरप्राइज के लिए टारगेट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। कमर्शियल बैंकों का वीकर सेक्शन 10% ऑफ एएनबीसी है, तो 10% नहीं, प्रेजेंटली ये 12% है 31/3/24 ऑनवर्ड्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के हैं उसका टारगेट 40%। नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये 75% है, तो ये भी गलत हो गया। आरआरबी में जो वीकर सेक्शन का टारगेट है वो 15% एएनबीसी सीओबी का है। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमारी करेक्ट हमने बतानी है स्टेटमेंट्स, तो दो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं, ए एंड ई। दिस मीन ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो लेट अस चेक द आंसर। यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर। द टर्म क्रेडिट मैनेजमेंट, जब हम वर्ड क्रेडिट मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस टर्म? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इसमें इंक्लूडेड है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इसमें इंक्लूडेड है, एक्सपोजर नॉर्म्स इसमें इंक्लूडेड है, क्रेडिट रिस्क प्राइसिंग इसमें इंक्लूडेड है, अप्रेजल इसमें इंक्लूडेड है। हमने बताना है इनमें से कौन कौन से इंक्लूडेड है। तो ये कहता है कि क्रेडिट मैनेजमेंट में ये ए टू ई सारे के सारे ही इंक्लूडेड हैं, लेकिन हमने बताना है करेक्टली कौन से स्टेटेड हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, ए सी डी ई ओनली, ए सी ई ओनली, सी डी ई ओनली, या ए बी सी डी ई, यानी सारे के सारे ही सही हैं। तो हमने आंसर बताना है इसके बेसिस के ऊपर, टर्म क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो चलिए करिए एग्जामिन क्विकली और फिर आंसर को बताइए। यस, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। तो चलिए देख लेते हैं, जब हम बात करते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट की तो इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। सो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट ये तो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, नो डाउट अबाउट इट। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, तो ये क्रेडिट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये पार्ट है हमारा प्रूडेंशियल गाइडलाइंस का। तीसरा हमारा एक्सपोजर नॉर्म्स, तो किस पार्टी को कितना लैंडिंग किया जाए ये क्रेडिट मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्रेडिट रिस्क प्राइसिंग, हम इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अप्रेजल किया जाएगा सभी प्रपोजल्स का प्रॉपरली, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यानी हमारी ए सी डी ई ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ए सी डी ई ओनली, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फीचर्स ऑफ EBLR सिस्टम फॉर इंटरेस्ट रेट इंक्लूड, जो बैंकों में EBLR सिस्टम है इंटरेस्ट रेट्स के लिए, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट सिस्टम, उसमें हमने क्या क्या फीचर दिए हुए हैं। सो फर्स्ट, एप्लीकेबल फॉर रिटेल लोन्स एंड MSME लोन्स ओनली,
EB, that is external benchmark, can be RBI repo rate. EB can be FBIL treasury bill yield. Interest to be reset at least once in 3 months. In specific loans, either MCLR or EBLR only is applicable, not both. हमने बताना है इनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। सो सभी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। BDE ये करेक्ट है, ABDE ये करेक्ट है, A to D सारी की सारी करेक्ट हैं, या B to E केवल ये करेक्ट हैं। तो चलिए क्विकली देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्टली स्टेटेड है। यस, व्हाट विल बी आवर आंसर? सभी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सभी स्टेटमेंट्स को। एप्लीकेबल फॉर रिटेल लोन्स एंड MSME लोन्स ओनली। सो ये जो ओनली वर्ड है ये गलत है, क्योंकि पर्सनल लोन्स भी इसमें कवर्ड हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया ओनली वर्ड के कारण। External benchmark can be RB repo rate. Yes, this is a correct statement. External benchmark, it can be treasury bill yield. तो ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। इंटरेस्ट रीसेट एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। इंटरेस्ट टू बी रीसेट, तो इनको हम एक बार दोबारा से एग्जामिन करते हैं। एप्लीकेबल रिटेल लोन्स एंड MSME लोन्स ओनली, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें पर्सनल लोन्स के ऊपर भी ये एप्लीकेबल रहते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क कैन बी RB रेपो रेट, सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सटर्नल बेंचमार्क कैन बी FBIL, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसके जो ट्रेजरी बिल यील्ड हैं। तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रेजरी बिल यील्ड 3 तरह के ट्रेजरी बिल्स हैं और इसमें हमने लेनी है 91 डेज के ट्रेजरी बिल की और 180 डेज के ट्रेजरी बिल की। सो जो 182 डेज का है, 364 डेज ट्रेजरी बिल का हमने नहीं लेना है, तो इसीलिए ये हमारा गलत हो जाता है। इंटरेस्ट रीसेट किया जाएगा एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स, यस ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पेसिफिक लोन्स के अंदर या हम MCLR को लेंगे या EBLR उसको एप्लीकेबल लेंगे, दोनों को एक ही लोन में नहीं लेंगे। यानी किसी भी पर्टिकुलर लोन में या तो हम MCLR को अडॉप्ट करेंगे या EBLR को अडॉप्ट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे जो करेक्ट हैं B, D एंड E हैं, तो देखें B, D एंड E, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट बन गई। सो हमारा नंबर 1 ऑप्शन आंसर बन गया है। तो इसको चेक कर लेते हैं वेदर इट इज करेक्ट। यस इट इज करेक्ट। मर्चेंट बैंकर्स फीचर्स एंड फंक्शंस इंक्लूड, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। मर्चेंट बैंकर्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये पहली स्टेटमेंट है। दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग कैपिटल फ्रॉम कॉर्पोरेट्स टू इन्वेस्टर्स, ये दूसरी स्टेटमेंट है। दे ऑब्टेन रेगुलेटरी क्लियरेंस फॉर IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दे कैन नॉट अंडरराइट IPO, वो IPO में गारंटी नहीं दे सकते। दे फंक्शन एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, तो ये अलग अलग फीचर्स, अलग अलग उनके फंक्शंस बताए गए हैं। हमने बताना है इनमें से सही कौन कौन से हैं, विच ऑफ दीज आर करेक्टली स्टेटेड। और हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, ABCDE सभी हो गए, ADE हो गए केवल, A एंड D हो गए केवल, या A एंड C हो गए। तो चलिए सभी स्टेटमेंट को एग्जामिन करके आंसर प्रोवाइड करिए।
Yes, read all options very carefully and then try to answer question number 19 के लिए। सो क्या क्या हमारे ऑप्शंस बनते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। इनमें से कौन कौन से करेक्टली स्टेटेड हैं। मर्चेंट बैंकर्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग कैपिटल फ्रॉम कॉर्पोरेट्स टू इन्वेस्टर्स, तो ये उल्टा हो गया, ये चाहिए था फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू कॉर्पोरेट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दे ऑब्टेन रेगुलेटरी क्लियरेंसेस फॉर आईपीओ, यस सेबी एटसेट्रा से वो रेगुलेटरी क्लियरेंस में हेल्प करते हैं, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दे कैन नॉट अंडर राइट आईपीओ, वो आईपीओ की गारंटी नहीं दे सकते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो गारंटी दे सकते हैं। दे फंक्शन एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हुए ए एंड सी, तो ए एंड सी में हमारा आंसर बना नंबर 4। तो इसको चेक कर लेते हैं वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। यस इट इज करेक्ट आंसर। आरबीआई इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर है। इट्स दिस रोल इंक्लूड, आरबीआई के इस रोल में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो लेट अस सी कि क्या क्या इंक्लूडेड है। तो ये स्टेटमेंट्स में नंबर 1 रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल सेक्टर, ensuring orderly conditions in a domestic foreign exchange market, manages foreign exchange reserves, manages gold reserves, direct ECGC, तो ये अलग अलग रोल्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमने बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो चलिए इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए बी सी डी ई सारी की सारी करेक्ट हैं, ए बी सी डी केवल ये करेक्ट हैं, ए बी सी केवल ये करेक्ट हैं, या ए बी सी ई केवल ये करेक्ट हैं। तो सभी ऑप्शन को केयरफुली आप स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। चलो केयरफुली रीड कर लीजिए इनको। यस रीड ऑल स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली और फिर डिसाइड करिए कि ये रोल बनता है या नहीं बनता। तो चलिए देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर मींस ओवरसीज। तो यस दिस इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। Ensuring orderly conditions in a domestic foreign exchange market, yes ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यस इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आरबीआई मैनेज करता है। मैनेजेस गोल्ड रिजर्व्स, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जॉब है कि जो गोल्ड रिजर्व है इंडिया के उसको आरबीआई मैनेज करता है। डायरेक्ट ईसीजीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को डायरेक्ट नहीं करता, ये ऑटोनमस बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। सो ए बी सी डी ई सॉरी ए बी सी डी तो ये करेक्ट है, तो दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट वन। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। यस दिस इज करेक्ट वन। कमर्शियल पेपर इज ए मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद फॉलोइंग फीचर्स, कमर्शियल पेपर जो है एक मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। सो ये उसके फीचर्स हैं। इशूड एज अनसिक्योर्ड यूज एज परमिसरी नोट। नंबर 2 नेटवर्थ मिनिमम 4 करोड़ टू इशू कमर्शियल पेपर। ओनली कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू दिस पेपर। मिनिमम अमाउंट इज ₹5 lakh एंड क्रेडिट रेटिंग इज मैंडेटरी इन ऑल कमर्शियल पेपर इश्यूज। तो ये 5 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम एग्जामिन करेंगे और बताएंगे इनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। तो हमने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होंगी और ये इनके लिए ऑप्शंस हैं।
AD, ABCD, ABC या ABD ओनली। तो हमने पिकअप करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। यस, सभी को रीड करिए केयरफुली और एग्जामिन करिए कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी करेक्ट हैं। इशूड एज अनसिक्योर्ड यूज आस परमिजरी नोट, इसको जब इशू किया जाता है तो ये किस फॉर्म में होता है? ये प्रमिजरी नोट होता है। दिस इज कंफर्म्ड। यूज आस परमिजरी नोट होता है क्योंकि इसमें टाइम पीरियड होता है, तो ये दिस इज ऑल्सो कंफर्म्ड। अनसिक्योर्ड होता है, ये भी कंफर्म्ड है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दिया जाता। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। मिनिमम नेटवर्थ 4 करोड़ का होता है जब इसको इशू किया जाए, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है क्योंकि नेटवर्थ का जो कंडीशन है 4 करोड़ का वो पुरानी कंडीशन है। तो अब कुछ केसेस में नेटवर्थ की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है और कुछ केसेस में 100 करोड़ का कंडीशन है। नंबर 3, ओनली कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू दिस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कंपनीज भी इशू कर सकती हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इशू कर सकते हैं, NBFCs भी इशू कर सकते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स भी इशू करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया ओनली वर्ड के कारण। डी स्टेटमेंट, मिनिमम अमाउंट 5 लाख का होता है, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी रहता है सभी कमर्शियल पेपर इश्यूज के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। तो अगर अमाउंट 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो एक कैलेंडर ईयर के अंदर, फिर क्रेडिट रेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। ए एंड डी हमारे 2 आंसर सही हैं, तो इट मीन्स दिस शुड बी करेक्ट आंसर। तो चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। JIB के अंदर मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस मींस क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट रोल है इनका? नंबर 1, हमें पैटर्न पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे पूछे गए, कौन कौन से मॉड्यूल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए जा रहे हैं, कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये पैटर्न हमें पता चल जाता है। सेकेंडली, अगर ये पैटर्न हमें पता हो तो जब हम रिवीजन करेंगे तो फिर हम अपने रिवीजन को रीफोकस कर लेंगे। और तीसरा एडवांटेज, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आ जाते हैं, तो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होके आए और हमने इनको अच्छे से किया हुआ है तो हम क्विकली उन क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो जब इतना सारा बेनिफिट है तो हमें इनके ऊपर ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो ये अवेलेबल होते हैं 7 to 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की डेट से 7 से लेके 10 दिन पहले अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर और हमारी वेबसाइट के अंदर। तो अगर इनके इतने फ़ायदे हैं तो मुझे लगता है कि हमें इनको ज़रूर यूज़ कर लेना चाहिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अथॉरिटीज़ एंड एनफोर्समेंट मशीनरी अंडर फेमा इंक्लूड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं और क्या एनफोर्समेंट मशीनरी है, तो उनमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर जो काम करता है, कैपिटल मार्केट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो काम करता है, फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड यानी DGFT। तो ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ और एनफोर्समेंट मशीनरी है अंडर फेमा। तो ये कहना है इन स्टेटमेंट्स का, और हमने क्या चूज़ करना है, इनमें से किस स्टेटमेंट को करेक्टली स्टेट नहीं किया गया, यानी गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। C एंड D ये गलत हैं,
केवल डी गलत है, केवल ई गलत है, या इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे हमारे ऑप्शंस हैं। तो सभी ऑप्शन को केयरफुली एग्जामिन करो और फिर बताएं कि इनमें से कौन सी गलत है। यस, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। यस, सभी को रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। तो देख लेते हैं कौन कौन सी गलत है। तो हमने बताना है गलत कौन कौन सी हैं। Foreign Exchange Department of Reserve Bank of India, yes, this is one of the authorities. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, तो ये भी है। कैपिटल मार्केट डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता है, तो दिस ऑल्सो इज देयर। डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड ये नहीं करता है, तो ये नहीं करता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमने रॉन्ग स्टेटमेंट को ही आंसर प्रोवाइड करना है। तो दिस मीन आवर आंसर नंबर 3 इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर आ गया। तो चेक कर लेते हैं आंसर को। यस, दिस इज करेक्ट वन। MSME क्लासिफिकेशन फीचर्स अकॉर्डिंग टू MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 कौन कौन से हैं? MSMEs को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उनको कुछ फीचर्स हैं। MSME डेवलपमेंट एक्ट के मुताबिक ये कौन कौन से फीचर्स हैं? तो पहले स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी 1, इसको हम करोड़ ले लेते हैं। टर्नओवर 4.75 करोड़ ले लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं माइक्रो। इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में 80 लाख है, टर्नओवर 6.10 है, इसको हम माइक्रो कहेंगे। इन्वेस्टमेंट मशीनरी 3 करोड़ है, टर्नओवर 55 करोड़ है, इसको हम स्मॉल कहेंगे। इन्वेस्टमेंट मशीनरी में 35 करोड़ है, टर्नओवर 200 करोड़ है, इसको हम मीडियम कहेंगे। इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉस्ट होगा जो हम अकाउंट फॉर करेंगे। तो ये हमारे 5 अलग अलग फीचर्स के बारे में ये स्टेटमेंट्स हैं, और हमने आंसर बताना है क्या, इनमें करेक्टली स्टेटेड कौन कौन से हैं। तो A to E सारे के सारे करेक्ट हैं, A to D ये करेक्ट हैं, A D E केवल ये करेक्ट हैं, या A and D केवल ये करेक्ट हैं। तो इनको केयरफुली रीड करिए और यहाँ पे इसको 1 करोड़ ट्रीट कर लीजिए। सो इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी 1 करोड़, इसको ये ट्रीट कर लीजिए। तो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करके आंसर को प्रोवाइड करें। सो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन प्रोवाइड द आंसर। सो एक एक करके हम एग्जामिन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी ₹1 करोड़, टर्नओवर 4.75 करोड़, तो ये तो माइक्रो बनता है, तो हम इसको तो क्लिक कर देते हैं करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 80 लाख, ये माइक्रो में होता है। टर्नओवर 6.10 करोड़, ये माइक्रो में नहीं होता है, तो ये तो स्मॉल में चला जाएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया है। इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी 3 करोड़, टर्नओवर 55 करोड़, ये स्मॉल है, तो 3 करोड़ दिस इज स्मॉल, टर्नओवर 55 करोड़ ये तो मीडियम बन जाता है, तो दिस मीन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी 35 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़, ये मीडियम है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉस्ट विल बी टेकन, नो, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, सो WDV लिया जाएगा, रिटन डाउन वैल्यू, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। अगर हमने बताना है करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से बने, A and D, सो दिस मीन दिस शुड बी आवर आंसर। तो चेक कर लेते हैं वेदर हमारा आंसर है कि नहीं। यस, दिस इज द आंसर। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का ये सेशन
आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इसके लाइक बटन को अगर पुश कर देंगे आप, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन को पुश कर सकते हैं। सेशन अगर इतना यूज़फुल है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसका जो लिंक है उसको शेयर कर दें अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में। व्हाट्सएप हो आपका, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, इसके अलावा आपका फेसबुक हो, तो जो भी आपका है वहाँ पे शेयर करेंगे तो दूसरे कई सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, और उसके लिए बेल आइकन भी साथ में ज़रूर पुश करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मैसेज पोस्ट कर सकते हो, हम सूटेबली आंसर करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।